जॉनी को सर्कस में नहीं गए 2 साल हो चुके थे क्योंकि उसके पिता जॉनी के साथ हुए हादसे के कारण उसे सर्कस नहीं ले जाते। पिछली बार जॉनी को सर्कस में काफी मजा आ रहा था। उसने सर्कस में हाथियों और इंसानों का करतब देखा, यहाँ तक कि उसने अपना भविष्य भी देखा जो काफी उज्जवल दिख रहा था। पर सर्कस के खत्म होने के ठीक 1 घंटे आगे जब सारे लोग अपने अपने घर जाने लगे और भीड़ कम हुई, तब जॉनी ने एक दाढ़ी वाली औरत का पीछा करना शुरू किया। पर यह उत्सुकता उस पर भारी पड़ गई और उसे इस बात का जल्द एहसास हो गया कि वो उस सर्कस में खो गया है। ऐसा लग रहा था कि वो सर्कस में काम करने वाले कर्मचारियों के टेंट के आसपास ही कहीं हो, पर उसे सारे टेंट एक जैसे दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। एक कैरेज द ग्रेट कार्वासियन के सामने आज जॉनी को सर्कस का सबसे बड़ा टेंट दिखाई देता है, जो कि एक बड़ी सी रोशनी की वजह से साफ दिखाई दे रही थी। जॉनी जो काफी डरने लगा था, ऐन मौके पर इस टेंट को देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिली। पर जैसे ही जॉनी ने आगे बढ़ने के लिए अपना पैर आगे किया कि तभी एक परछाई जॉनी के सामने आ खड़ी हो गई। वह काफी अजीबोगरीब परछाई लग रही थी, जिसका पैर आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था और ये दिखने में किसी मोटे इंसान की लग रही थी। इस डरावने परछाई को देखकर जॉनी का दिल दहल गया और जॉनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे बार बार अपना नाम सुनाई देने लगा, जैसे कि कोई उसे पुकार रहा हो। पर बेहोशी की हालत में जॉनी को ध्यान देने में मुश्किल हो रही थी। धीरे धीरे कर जॉनी की बेहोशी कम होने लगी और अब उसे थोड़ा साफ दिखने लगा। और जब उसने अपना होश संभाला तब उसने अपने पिता को सामने पाया। अपने बेटे को होश में देख जॉनी के पिता को राहत मिली और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बताया कि उनका बेटा ठीक है। कि तभी अचानक जॉनी के पिता के पीठ पीछे किसी ने अपना हाथ रखकर उन्हें बुलाया। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ठीक से तो नहीं पता कि क्या हुआ। मैं अभी अभी कार्वासियन कैरेज के सामने से गुजर ही रहा था कि तभी आपका बेटा मुझे देख अचानक ही बेहोश हो गया। मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी वजह से कुछ हुआ हो तो। जॉनी के पिता ने उस आदमी की तरफ देख उसे आश्वासन दिया कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। शायद गर्म हवा की वजह से ये हुआ हो या फिर लो ब्लड शुगर की वजह से। वो रहस्यमय आदमी जॉनी के पिता के बगल में बैठ गया, जिस वजह से अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सर्कस के जोकर का चेहरा देख जॉनी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो फूट फूट के रोने लगा। अपने बेटे को रोता देख जॉनी के पिता ने जॉनी को अपने सीने से लगा लिया और फिर उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा और ये देख जोकर को काफी बुरा लगा। पर अब इस घटना को बीते कई साल हो चुके हैं और अब जॉनी को जोकर और क्लाउन से डर कम लगने लगा था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि ये जोकर्स और क्लाउन भी आम इंसान हैं और इन मेकअप और कपड़ों को हटाने पर ये सभी आम इंसानों की तरह हैं और उनसे डरने की कोई बात नहीं। सन 1998 के अक्टूबर के महीने के दौरान जॉनी एक सर्कस में गया जिसका नाम हरमन फुलर सर्कस ऑफ द डिस्क्वाइडिंग था। पर यह किसी भी तरह से पिछले वाली सर्कस की तरह बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये सर्कस दिखने में बड़ा ही अजीब था और इस सर्कस को देखते ही लगता था कि ये काफी रहस्यमय है। जॉनी के पिता ने बताया कि कैसे पहले सर्कस में पीटी बार्नम नाम का एक व्यक्ति तरह तरह के करतब दिखाया करता था और मिस्टर फुलर के इस सर्कस में बड़े ही अजीबोगरीब प्राणी दिखाए जाते थे जिसे देखने लोग दूर दूर से आते। पर अब इस बात को कई साल हो चुके हैं और जॉनी के पिता ये चाहते हैं कि जॉनी का सर्कस में आना इस बार उसके लिए यादगार रहे और वो यहाँ खूब खेले। सर्कस में कई सारे लोग भी थे जो सर्कस में तरह तरह के करतबों का मजा ले रहे थे और पूरा सर्कस बड़ों और बच्चों के आवाजों से गूंज रही थी और पूरे सर्कस में रौनक थी। अचानक जॉनी की नजर एक आदमी पे पड़ी जिसने किसी तरह के वैज्ञानिक का पोशाक पहना था और साथ ही कुछ लोगों को भी जिन्होंने मिलिट्री वालों जैसा यूनिफॉर्म पहन रखा था। और इन लोगों के पास कोई हथियार तो नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ किसी की तलाश में है। और इनके यूनिफॉर्म के बैच पर एक सर्कल से 3 एरोस को पार करते हुए दिखाया गया था। इन सब को देख जॉनी को लगा कि शायद ये लोग सर्कस के ही कर्मचारी होंगे और ये लोग शायद कुछ नया शो करने वाले होंगे। हाँ, बिल्कुल यही हो सकता है। ऐसा ड्रेस लगा के भला सर्कस में और कोई क्यों आएगा। वो सभी लोग सर्कस के दूसरी तरफ जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज या फिर किसी को ढूंढ रहे हो। जैसे जैसे समय बीतता गया जॉनी ने लगभग सर्कस में मौजूद सारे अजीब और मजेदार चीजें देख डाली। एक हॉट डॉग खाने के बाद जॉनी ने अपने पिता से कहा कि उसे बाथरूम जाना है। जॉनी के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा ठीक है, मैं ये लाल बलून लेकर अमेज़न के टेंट के सामने खड़ा रहूंगा। अगर मैं दिखाई नहीं दूं तो इस बलून को देखना। फिर जॉनी के पिता उस लाल बलून को लेते हुए अमेज़न के टेंट की तरफ बड़ी ही उत्सुकता से बढ़ने लगे। तो फिर क्या था, इसके बाद जॉनी सर्कस में बनाए गए बाथरूम स्टॉल्स की तरफ जाने लगा जो कि सर्कस के पीछे तरफ बना हुआ था ताकि टॉयलेट की स्मेल, ड्रग्स और स्मोकर्स को सर्कस से दूर रखा जा सके।
जब जॉनी बाथरूम से निकल ही रहा था कि तभी जॉनी को ऐसा लगा कि कोई हंस रहा है। इस डरावनी हंसी को सुनकर जॉनी हड़बड़ा गया और फिर उसने जल्द टॉयलेट को फ्लश कर वहाँ से तुरंत निकल गया। हालांकि ये हंसी की आवाज बहुत दूर से आ रही थी, पर धीरे धीरे कर ये हंसी और रहस्यमयी हो रही थी, जिसे सुनकर जॉनी को अब डर लगने लगा था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, इस हंसी की गूंज और भी ज्यादा डरावने होने लगी। तभी अचानक कोई चीज जॉनी के चेहरे के बिल्कुल नजदीक बड़ी ही तेजी से पार हुई। जॉनी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और फिर उसने फेंकी हुई चीज की दिशा की तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर उसने देखा कि ये तो कोई क्रीम पाई है जो किसी ने उस पर फेंका है। किसी ने फिर से उसकी तरफ दूसरी क्रीम पाई फेंकी। अब जॉनी को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। जॉनी ने गुस्से से इधर उधर देखने की कोशिश की कि आखिर कौन उसका मजाक उड़ा रहा है, पर वहाँ उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और तभी जॉनी की नजरों के सामने कोई अनजान सामने खड़ा हो गया और ये वही चीज थी जिसे देखकर जॉनी का दिल सहम जाता, जिसकी आकृति चांदनी रात की वजह से साफ दिखाई दे रही थी और ये थी एक जोकर। जॉनी ने चिल्लाकर कहा, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, पर वो जोकर हंसते हुए बड़ी ही तेजी से जॉनी की तरफ बढ़ने लगी। जॉनी ने चिल्लाया, अब बस भी करो वरना मैं अपने पापा को बुलाऊंगा, पर वो जोकर अभी भी हंसे जा रही थी और उसकी तरफ आ रही थी। जॉनी को डर के मारे पसीना आने लगा। ये बस एक क्लाउन है, ये बस एक क्लाउन है, ये सच नहीं, ये बस एक क्लाउन है। जॉनी ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर वो पूरी तरह से डर चुका था। उसे लगने लगा कि उसका दिल फटकर बाहर निकल आएगा। डर के मारे वो वहाँ से भाग निकल गया। जॉनी बड़ी ही तेजी से भागने लगा। वो तेजी से सर्कस की मेन लोकेशन की तरफ जाने लगा। तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो जोकर उसकी तरफ कुछ फेंक रहा है, पर उसका ध्यान अभी सिर्फ भागने पर था और साथ ही उसने अपने पीछे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। सर्कस के मेन लोकेशन पर पहुंचने के बाद जॉनी को अमेज़न टेंट नहीं दिखाई दे रहा था। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, पर उसे अपना पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जॉनी ने अपने बगल में देखा कि वही साइंटिस्ट और उसके मिलिट्री मेंबर्स बड़ी ही हड़बड़ाहट में हैं और फिर वो सभी उसी दिशा की ओर जाने लगे जिस दिशा से अभी अभी जॉनी भागकर आया था, जहाँ पर जॉनी की मुलाकात उस डरावने क्लाउन से हुई थी जिसकी हंसी अभी भी जॉनी के कान में गूंज रही है। जॉनी ने अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की कि तभी उसने देखा कि एक आदमी बड़े से लाल गुब्बारे को लिए एक टेंट के भीतर चला गया। उसे लगा कि शायद ये आदमी उसका पिता हो सकता है। जॉनी को अंदर जाने में डर लग रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत कर टेंट के भीतर गया। ये टेंट दरअसल एक हॉरर राइड था। यहाँ जॉनी को और भी ज्यादा डर लगने लगा, जहाँ पर रोशनी काफी कम थी। जॉनी के राइट पर बना हुआ था एक बुदाहा घर और उसके लेफ्ट पर बना हुआ था कब्रिस्तान। राइड आगे बढ़ने लगी। जॉनी के पिता इतनी दूर नहीं जा सकते थे क्योंकि उसके पिता को टेंट के अंदर उससे पहले गए हुए सिर्फ 2-3 मिनट ही हुए थे। जॉनी ने जोर जोर से अपने पिता को बुलाना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। जॉनी बड़ी ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगा और फिर उसने देखा कि आगे तो एक बीच बना हुआ है जो पूरी तरह से कूड़ों और कचरों से भरा पड़ा है। पानी जो काफी गंदा हो चुका है। वहाँ पर एक आर्टिफिशियल शार्क भी था और साथ ही इस बीच पर एक टूटा फूटा छतरी के साथ टॉवल और एक बीच बॉल भी था जो काफी अजीब था। जॉनी पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि यहीं पर उसने आवाज सुनी थी। वो बीच के रेत की तरफ जाने लगा, पर यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। अपने फ्रस्ट्रेशन में जॉनी ने उस बॉल पर एक लात जड़ दी, जिस वजह से वो बॉल हिलने लगी। जॉनी अचानक रेत पर गिर गया। ऐसा लग रहा था कि वो बीच बॉल जमीन पर धसी हुई है और वो बड़े ही अनोखे ढंग से हिलने लगी। फिर जॉनी ने देखा कि वो बॉल के आसपास की रेत उस पर से हटने लगी थी। कुछ तो था जो उस बॉल के नीचे दबी हुई थी। एक हाथ रेत को चीरते हुए बाहर निकली और जल्द दूसरा हाथ भी रेत से बाहर निकल आया। उन हाथों पर कई तरह के जख्म बने हुए थे। उसके बाद रेत से पूरा शरीर बाहर निकल आया और तब जॉनी के समझ में आया कि जिस चीज को वो बॉल समझ रहा था वो दरअसल एक घिनौना जोकर का पेट है, जो कि उस जोकर के पूरे शरीर के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। इस जोकर का पूरा शरीर पीले रंग का था, चेहरा सफेद और आंखों के बदले कटे घाव और इसके साथ ही एक लाल घिनौना नाक। जोकर ने कटे आंखों से लड़के की तरफ देखा और फिर अपने एक विशाल हाथ से अपने पेट को जोर से मारा और दूसरे हाथ से अपने नाक को दबाया। जॉनी ने इससे पहले इतना डरावना जोकर कभी भी नहीं देखा। डर के मारे जॉनी पीछे रहने लगा। वो जोकर जॉनी के सामने था जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी।
बाहर आ जॉनी देखता है कि बाहर काफी सन्नाटा हो चुका है। वहाँ उसे अपने अलावा और कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। उसने अपने आप को सर्कस के अंदर बंद पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अब करे तो क्या करे। अब सर्कस के लाइट्स भी बंद होने लगे थे और अब सर्कस में सिर्फ खामोशी और अंधेरा था। जॉनी ने दूर दूर तक अपनी नजर घुमाई और तभी उसे दूर टेंट के सामने एक लाल गुब्बारा दिखाई दिया। अपने पिता की आशा में वो उस गुब्बारे की दिशा की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। वो रोता हुआ उस गुब्बारे की तरफ जाने लगा। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे अपना पिता मिल जाएगा। कभी वो इस टेंट तो कभी उस टेंट से होते हुए उस गुब्बारे की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। वो लड़खड़ाता जमीन पे गिर जाता, पर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं था। उसे बस अपनी मंजिल तक पहुंचना था। अब वो अपनी मंजिल के काफी नजदीक था। वो चिल्लाकर अपने पिता को बुलाने लगा। आखिर में वो टेंट की तरफ पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे अपने पिता का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दी, पर वहां वो गुब्बारा लहरा रहा था। जॉनी ने गुब्बारे को ध्यान से देखने की कोशिश की और उसे ऐसा लगा कि इस गुब्बारे के तो हाथ और पैर है। आखिर ये किस तरह का बलून है, उसने सोचा। और फिर वो गुब्बारा बड़ी अजीब तरीके से हिलकर जॉनी की तरफ धीरे धीरे कर घूमने लगा। और जब गुब्बारा पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ा तो जॉनी ने वो दृश्य देखा जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वहाँ एक सिर है और वो कोई बलून नहीं बल्कि एक क्लाउन है। उस क्लाउन ने जॉनी की तरफ देख अपना मुंह खोला और उसके मुंह से सांप जैसा काले रंग का जीभ निकलने लगा। जॉनी ये दृश्य देखकर सुन पड़ गया कि तभी किसी ने जॉनी को पीछे से दबोच कर उसे पीछे धकेल दिया। जॉनी के बेहोश होने से पहले उसने देखा कि वही साइंटिस्ट और मिलिट्री मेंबर्स उस जोकर की तरफ तेजी से भागे जा रहे थे और इसके बाद जॉनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या तुम बता सकते हो कि तुम सर्कस में क्या कर रहे थे? सुन बे गांडू, तू और तेरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे काम पर दखलंदाजी कर रहे हैं। पहले ही मिस्टर फुलर ने दिमाग का दही बना रखा है, ऊपर से तू और तेरा नौटंकी वाला। तो क्या तुम हरमन फुलर सर्कस ऑफ डिस्क्वाइटिंग के मेंबर हो? हाँ बे गांडू। तो तुम्हारा वहाँ क्या काम है? क्लाउन ब्रीडिंग। इसका क्या मतलब है? तू बहरा है क्या कुतरिया? एक बार में सुनाई नहीं देता? मेरे पूछने का मतलब कि ये क्लाउन ब्रीडर क्या है और इनका काम क्या है? मेरा बाप क्लाउन ब्रीडर था, मेरा बाप का बाप क्लाउन ब्रीडर था, मेरा बाप का बाप का बाप वो एक हॉर्स ब्रीडर था। अरे इस क्लाउन ब्रीडिंग में काम क्या करना पड़ता है? अबे पांचवी फेल है क्या? नाम ही में तो काम है। इसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैं क्लाउन्स ब्रीड करता हूँ। तो क्या ये खानदानी पेशा है? तुमने अपने बाप दादा के बारे में बताया था ना? पुराने दिनों में ब्रीडर्स नहीं हुआ करते थे, तब हमारे पास चाइल्ड ब्रेकर्स थे, उनसे ही काम चलाना पड़ता था। चाइल्ड ब्रेकर्स? तुझे क्या लगा कि ऐसे गिनौने जोकर्स अपने आप पैदा होते हैं? इन्हें बनाना पड़ता है। पहले समय में बच्चों को पीट पीट कर फ्रीक्स बनाया जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें सर्कस में देखने आए। कभी हम किसी को मारकर कुबड़ा बना देते और ऐसे ही कई सारे क्लाउन्स को हमने बनाया, जैसे कि लाफिंग मैन, टर्टल बॉय, सबको पुराने तरीके से तैयार किया गया। और ये सब खाना क्या खाते थे? सर्कस पीनट्स और पर्पल वाटर। और ये सब एग्जैक्टली क्या है? अबे गांडू, पीनट्स मतलब कि बादाम और पर्पल वाटर का मतलब कलर किया हुआ पानी। मुझे लगता है कि अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है। बाकी की पूछताछ हम बाद में जारी रखेंगे। चूतिया साला। गार्ड्स, जितने भी क्लाउन्स हैं उन सबको कंटेनमेंट यूनिट्स बायोलॉजिकल कंटेनमेंट साइट 66 में रखो और साथ ही इस आदमी को भी एक कंटेनमेंट सेल के अंदर बंदी बना लो। ये क्या हुआ? सारे के सारे क्लाउन्स अपने आप कैसे एक्सप्लोड हो गए? अबे गांडू, तुम लोगों ने इतनी देर इन्हें अकेला क्यों रखा? मेरे सारे के पर पानी फेर दिया। अब मैं मिस्टर फुलर को क्या जवाब दूं? हाँ तो जनाब, अब आ रहा है। तो हंस रहा है कि गुस्सा हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बोझ? मैं तुम्हें बोझ लग रहा हूँ? मैं तुम्हारे सर्कस का बेस्ट क्लाउन ब्रीडर हूँ और मिस्टर फुलर को ये अच्छे से पता है। मैं आशा करता हूं कि आपने SCP-2912 क्लाउनी क्लाउन को एंजॉय किया होगा। तो क्या अगली बार आप किसी क्लाउन को देखेंगे तो उसे देख खुश होंगे या फिर भयभीत? मैं हूं प्रोफेसर लूशियस और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले केस फाइल स्टडी पर।